तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिंग्यून का एक अंकल आता है जो कि उसे प्रिजन से बाहर निकाल कर अपने साथ ले जा रहा था, मगर ये बात बेंगलियर को पता चल जाती है और वो योंगफे को ये बात बता देती है, जिसके बाद वो लोग उसका पीछा करते हैं। और जब उन लोगों तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर उन लोगों के बीच में एक घमासान की लड़ाई होती है, क्योंकि वहां पर लिंग्यून का अंकल 5th लेवल का वॉरियर होता है, तो वो वहां पे उन लोगों को बहुत ही इजीली हैंडल कर रहा होता है। वो लोग सारे एक साथ मिलकर भी उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, मगर जब वहां पर मेंगलियर का पॉइजन उस 5th लेवल के वॉरियर की बॉडी में एंटर होता है तो वो काफी तेजी के साथ अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, जिससे लिंग जीशु वो बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा था। ये देखकर यार वो अपने एविल स्पिरिट को भी एक्टिवेट कर देती है, जिसके साथ वो उस वॉरियर को बहुत ही इजीली वापस पीछे पछाड़ देती है, जिससे खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और लिंग जीशु को भी इंजर्ड कर देती है, जिससे उसका वो पॉइजन और भी तेजी से फैलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर लान फेंग देखता है कि जीशु बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और वो अब उन लोगों का ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए वो बाकी लोगों को लेकर बहुत ही तेजी से उसे मारने के लिए जाता है। तो जीशु को बचाने के लिए वो दूसरा एल्डर बीच में आ जाता है और लान फेंग और लोंगजी दोनों को रोक कर वापस पीछे धकेल देता है। मगर वहां पर योंगफे वो उस एल्डर को रास्ते से हटाने के लिए उस पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो एल्डर योंगफे को भी रोक लेता है और उसे भी वापस पीछे धकेल देता है। ये देखते ही योंगफे समझ जाता है कि वाला एल्डर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर लिंग जीशु अपने साथियों से कहता है कि इन लोगों को बस एक क्वार्टर आवर तक ही रोक लो, उसके बाद मैं अपने आप को हील कर लूंगा। ये पॉइजन मेरी बॉडी से निकल जाए तो मैं खुद इन्हें हैंडल करूंगा। इतना कहने के बाद उसके साथी फिर उसके सामने एक पावरफुल डोमेन बनाकर उसे चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। और दूसरी तरफ से डोंगफेंग अपने सारे साथियों से कहती है कि इन लोगों को ज्यादा टाइम नहीं देना, ये लोग अगर हील हो गए तो फिर हमें इन्हें हैंडल करना और मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए सब लोग एक साथ मिलकर अटैक करो। ये कहते ही वो खुद अपनी पूरी की पूरी रेलिक पावर से उस डोमेन को तोड़ने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ से सारे लोग अपनी ड्रैगन पावर को भी यूज करते हैं और योंगफे वो अपनी एनर्जी से स्पिरिचुअल ब्लेड्स क्रिएट करते हुए उस डोमेन पर दे मारता है और लोंगजी अपनी स्पीयर पावर के साथ उस डोमेन को तोड़ने की कोशिश करती है। ये सारे के सारे अटैक एक साथ मिलकर उस एनर्जी डोमेन पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे होते हैं, मगर अंदर मौजूद लिंग फैमिली के वॉरियर्स वो कंटिन्यूसली उस डोमेन को एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहे थे, ताकि वो उसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके और ज्यादा देर तक होल्ड कर सके। और दूसरी तरफ मेंगलियर वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी होती है और कहती है कि मुझे दोबारा से बैकलैश आने वाले हैं, मुझे कोई जगह ढूंढनी होगी ताकि मैं खुद को रिकवर कर सकूं। और योंगफे उसे कहीं जाते हुए देखता है तो वो कहता है कि ये लड़की इस वक्त अकेली है, इस पर हमला करने का ये टाइम बिल्कुल ठीक है। ये कहने के साथ वो उन लोगों को छोड़कर सीधा मेंगलियर के पीछे चला जाता है और मेंगलियर जब जंगल में अकेली जाती है तो वहां पर वो काफी ज्यादा वीक पड़ चुकी होती है और उसे चक्कर आने लगे थे, मगर चलते चलते वो एक जगह गिरकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके सामने युआन लोंग और योंगफे दोनों खड़े हुए हैं। ये देखकर शुरू में वो कहती है कि योंगफे तो ये तुम हो, मगर अचानक उसे एक जोर का झटका लगता है और वो अपनी सोड निकालकर उन्हें मारने की कोशिश करती है, जिससे योंगफे बच जाता है, मगर वो लड़की फौरन पीछे हट जाती है और योंगफे से कहती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे। तो योंगफे कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे साथ जो कुछ होने वाला है तुम खुद ही देख लोगी। ये कहने के साथ ही वो अपनी जायंट स्पिरिचुअल हैंड टेक्निक को यूज करते हुए उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो फौरन पीछे हट जाती है, मगर योंगफे उस जायंट हैंड को सीधा उसकी डायरेक्शन की तरफ ले जाता है और दोबारा से पकड़ने की कोशिश करता है। तो इस मर्तबा वो लड़की उसके हाथ आ जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी, तो उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं थी कि वो योंगफे से खुद को बचा सके। और योंगफे मेंगलियर से कहता है कि लगता है कि तुम्हारी सील वो इतनी आसानी से हटने वाली नहीं है, वरना तुम्हें दोबारा से बैकलैश आने लगते। मगर वहां पर युआन लोंग भी आ जाता है और कहता है कि इसके साथ ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, फौरन से इसे खत्म करो, मुझे इसका वो लोटस चाहिए। अगर इसे हम आज खत्म कर देते हैं तो फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर मेंगलियर वो योंगफे को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे, मगर योंगफे कहता है कि मुझे कोई एक रीजन बताओ कि जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो मेंगलियर कहती है कि मैं अपने साथ यहाँ बहुत सारे लोगों को लेकर आई हूँ और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कहीं डिसअपियर हो गई हूँ तो वो लोग मुझे ढूंढने निकल पड़ेंगे।
और अगर उन लोगों को पता चल गया कि तुमने मुझे मारा है तो इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं होगी कि जहां तुम अपना सर छुपा सको। तो योंगफे कहता है कि जैसे मुझे फर्क पड़ता है कि मुझे कहां छुपना है, मैं वैसे भी छुपता ही तो फिर रहा था। मगर उसे दिखाई देता है कि अचानक से बहुत सारे ड्रैगन्स और बर्ड्स बहुत ही तेजी से उस बैटलफील्ड की तरफ जा रहे हैं, जिस पर वो समझ जाता है कि वहां पर सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। मेंगलियार को इस वक्त मारना बेवकूफी होगी, मुझे उसकी कॉम्बैट पावर की जरूरत पड़ सकती है। ये कहने के साथ वो उसे फौरन से छोड़ देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हें हील करूंगा और उसके साथ तुम बैटल में मेरी मदद करोगी, और तुम्हें दोबारा से अपनी सील ब्रेक करनी होगी ताकि तुम उस लिन जीशु को हैंडल कर सको। अगर तुम्हें यह ऑप्शन कबूल नहीं है तो फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं तुम्हें आज ही लूला लंगड़ा बना देता हूं ताकि तुम आइंदा कभी भी मेरे सामने ना खड़ी हो सको। अब तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेनलैंड एकेडमी के डिसाइपल उस डोमेन को तोड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं, मगर अंदर मौजूद एल्डर्स भी वो अपना पूरा जोर लगा रहे थे। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहते थे ताकि लिन जीशु वो अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर सके, मगर लिन जीशु इसमें पूरी तरह से नाकाम हो जाता है और कहता है कि मैं खुद को हील नहीं कर पा रहा, लगता है कि ये पॉइजन मेरी बॉडी में कंप्लीटली मर्ज हो गया है, मुझे खुद को रिकवर करने के लिए अपने पूरे ब्लड को ही चेंज करना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो अपने ही एक वॉरियर को पकड़ता है और उसकी बॉडी से उसका ब्लड खींचना शुरू कर देता है, जिस पर वो वॉरियर भी हैरान रह जाता है कि मेरा मास्टर मुझे ही कुर्बानी का बकरा बना रहा है। मगर लिन जीशु उसकी ब्लड एनर्जी को यूज करते हुए अपने आप से उस पॉइजन को अलग करने की कोशिश करता है, जिस पर बाकी लोग कहते हैं कि इसकी बॉडी से पॉइजन का असर खत्म हो रहा है, इसलिए जल्द से जल्द इस डोमेन को तोड़ना होगा। इतना कहने के बाद अचानक से उस डोमेन में एक जाइंट हैंड आकर टकराता है। वो हैंड असल में योंगफे का होता है, जिसकी वजह से वो उस डोमेन को तोड़ देता है और मेंगलियार यहाँ पे अपनी एविल स्पिरिट फॉर्म को यूज करते हुए उन लोगों पर आकर जैसे ही हमला करती है तो वहां दूसरा एल्डर वो मेंगलियार को रोकने की कोशिश करता है, मगर मेंगलियार इस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है तो वो बहुत ही इजीली उस एल्डर को वापस पीछे धकेलती है और अपनी सोर्ड जैसे उसकी सोर्ड से टकराती है तो वो एल्डर अपना जोर लगाना शुरू करता है। मगर यहाँ पर मेंगलियार हल्की सी स्माइल करती है, जिससे उस एल्डर को पता चल जाता है कि वो अब मरने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मेंगलियार वो उस एविल स्पिरिट की एनर्जी को इतना जोर से रिलीज करती है कि वो एल्डर वहां से बहुत ही दूर जा गिरता है। मगर इस वक्त हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर मेंगलियार वो खुद भी काफी वीक हो चुकी होती है, मगर वो दूसरों से कहती है कि हमें उसे ब्लड रिप्लेसमेंट से रोकना होगा। योंगफे जैसे ही उस पर हमला करता है तो लिन जीशु फौरन से पीछे हट जाता है। ये देखते हुए योंगफे दोबारा से अपनी उस जायंट हैंड टेक्निक के साथ लिन जीशु को छोड़कर उस वॉरियर पर जाकर हमला करता है, जिसका वो ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा था। वो उसे अपने हाथों में जकड़ लेता है, जिसके बाद लिन जीशु को पता चल जाता है कि वो अब मरने वाला है, क्योंकि योंगफे उस वॉरियर को अपने हाथों में दबोच कर खत्म कर देता है, जिसकी वजह से अब लिन जीशु उसका ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर सीनियर लानफेंग कहता है कि ये अब ब्लड रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसे यहीं खत्म कर दो। इतना कहने के साथ वो सारे के सारे लोग फिर एक साथ ही मौका देखते ही लिन जीशु पर टूट पड़ते हैं। मगर यहाँ पर लिन जीशु वो अपनी पावर को दोबारा से अपनी बॉडी से एक साथ ऐसे रिलीज करता है कि वो एनर्जी और रिलीज करता है कि वो सब लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। और मेंगलियार वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और लड़खड़ा रही थी, जिसके बाद योंगफे उसे सहारा दे देता है तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। और दूसरी तरफ लिंग युन जब वो देखता है कि उसका अंकल उसे नहीं बचा पाएगा तो वो अपने अंकल से कहता है कि मुझे माफ करना पर मुझे अब जाना होगा। ये कहने के साथ वो अपने अंकल को छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है तो योंगफे उसे देख लेता है और वो कहता है कि अरे हाँ, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंग युन जब वो भाग रहा था तो अचानक से योंगफे उसके सामने आ जाता है और कहता है कि लिंग युन तुम इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। और दूसरी तरफ से लोंग जी भी अपना स्पीयर लेकर उसके बिल्कुल करीब आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्यान लोंग को मारने की सजा मिलेगी। मगर यहाँ पर लिंग युन दोबारा से चालाकी से काम लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन के हिसाब से क्यान लोंग को मार सकता हूँ? वैसे भी वो शख्स जो कि मरने वाला हो वो ज्यादा कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। हम लोगों को बस किसी तरह सरवाइव करने के लिए कोई मौका चाहिए होता है। तो लोंग जी कहती है कि फिर बताओ कि आखिर सच्चाई क्या है? तो यहाँ पर लिन युन कहता है कि सच्चाई कुछ भी नहीं है। क्यान लोंग की मौत का हमारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है और वैसे भी अब काफी देर हो चुकी है। हम सब के सब लोग लूजर्स हैं। अगर कोई इस खेल में जीता है तो वो सिर्फ मेंगलियार है।
ये सुनकर योंगफाई और लोंगजी दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि ये मेंगलियार के बारे में ऐसी बात कैसे कर रहा है। मगर लिन युन कहता है कि वो लड़की बहुत चालाक है, वो पहले पीछे हटकर सारा खेल देखती है और फिर उसे जब पता चलता है कि हमारा पलड़ा भारी पड़ने लगा है तो वो हमारा साइड ले लेती है। मगर मैं सच्चाई बताऊं तो वो ना तुम्हारे साथ है ना मेरे साथ है, वो हम दोनों की दुश्मन है और हम दोनों को ही हराना चाहती है। पहले उसने मेरे साथ हाथ मिलाया और मेरे साथ मिलकर योंगफाई को मारने की कोशिश की, मगर अब वो तुम्हारे साथ मिल गई है और मेरी दुश्मन बन गई। तुम्हें लगता है कि वो अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहती है? उसके लिए ना तुम इम्पोर्टेंट हो ना मैं, ना ही उसके वो दोस्त जो कि उस गुफा में मारे गए। वो उन लोगों को बातों में उलझाते हुए वहां पर अपनी एक ट्रैप फॉर्मेशन भी बिछाता जा रहा होता है, जिसके बारे में उन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था। यहाँ पर लिंग युन कहता है कि मेंगलियार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अंकल लिंग जीशु है, क्योंकि लिंग जीशु का बेटा वो 6 इविल पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का डिसेंडेंट है। तो डिस्ट्रक्शन पाथ का सुनकर योंगफाई को भी एक झटका सा लगता है। मगर लिंग युन कहता है कि टेंटाई सेक्ट की एक खासियत है, वो लोग बाकी लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने मोहरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये उनका अल्टीमेट वेपन होता है। शायद तुम इस सेक्ट के बारे में नहीं जानते, मगर ये सेक्ट शुरू से ही ऐसा है। उस लड़की ने न सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल किया है बल्कि उसने मुझे भी इस्तेमाल किया है। हम दोनों उसके मोहरे बनकर काम कर रहे थे। ये कहकर लिंग युन खामोश होता है, मगर योंगफाई कहता है कि आगे बोलो। तो लिंग युन उसे बताता है कि यहाँ अच्छाई और बुराई को शक्ल से नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि यहाँ अच्छाई का कलर या फिर बुराई का कोई कलर ही नहीं होता। वो लड़की ये गेम इसलिए खेल रही है क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स ने टेंटाई सेक्ट के इस पाथ को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से वो लोग हमसे बदला लेना चाहते हैं। और ये खेल भी उसी ने ही खेला है ताकि वो मुझे और मेरे अंकल को इस ट्रैप में फंसा कर मरवा सके। उसकी ये ट्रिक काम भी कर रही है। वो जस्टिस के नाम पर तुम सब लोगों को यूज कर रही है ताकि वो तुम्हारे हाथों हमें मरवा सके और खुद इस खेल से बाहर निकल जाए। और जहां तक बात उस जेडी गुफा की है तो वहां पर सरवाइव करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और मैंने वो यूज कर दिया। उसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया है। अब तुम लोग अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। ये सुनकर यहाँ पर लोंगजी और योंगफाई थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए थे। उन्हें इसकी बातों पर यकीन आने लगा था, मगर योंगफाई आगे बढ़ता है और अपनी सोड निकालता है। ये देखते ही लिंग युन समझ जाता है कि वो उसके जाल में फंस रहा है। जैसे ही योंगफाई उसके करीब जाता है तो लिंग युन वो फौरन से अपनी ट्रैप फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, मगर योंगफाई वो उसकी ट्रैप फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी ये ट्रिक मेरे अगेंस्ट काम आएगी। लिंग युन जैसे उस पर अपने फैन से वार करता है तो योंगफाई उसे एक जोरदार पंच दे मारता है और उससे कहता है कि तुम्हारी ये ट्रिक मैंने बहुत पहले ही देख ली थी, इसीलिए ये ट्रिक अब मेरे अगेंस्ट काम आने वाली नहीं है। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ ही लिंग युन भी गिड़गिड़ाते हुए उससे माफी मांगना शुरू करता है कि मुझे माफ करो, मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया है, मगर मैंने जो कुछ भी कहा है वो झूठ नहीं है। तुम मुझे अभी नहीं मार सकते क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। मगर योंगफाई उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उसे मारने के लिए उसके बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर लिंग युन की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो कहता है कि तुम मेरी फैमिली के बारे में नहीं जानते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हें दुनिया में कहीं भी नहीं छोड़ेगा। मगर योंगफाई किसी चीज की भी परवाह नहीं करता और अपनी सोट के साथ उसका काम तमाम कर देता है और कहता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा बकबक करता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सीनियर लान फेंग जैसे ही वो अपने नाइफ के साथ जीशु पर हमला करने के लिए जाता है तो लिन जीशु वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, मगर दूसरी तरफ से डोंग फेंग वो अपनी फिनिक्स पावर को यूज करते हुए उसे जैसे ही टारगेट करती है तो लिंग जीशु फौरन से वहां से निकलकर सीधा डोंग फेंग के करीब पहुंच जाता है, जिस पर डोंग फेंग बिल्कुल हैरान रह जाती है। उसे लगा कि शायद उसके बचने का कोई चांस नहीं, मगर वहां एक जोरदार धमाका होता है जिससे लिंग जीशु वापस से पीछे आ पहुंचता है और हमें दिखाया जाता है वहां पर योंगफाई दोबारा से आ पहुंचा था और वो लिंग युन की बॉडी को उसकी तरफ फेंकता है तो लिंग जीशु उसे देखकर चौंक जाता है और उसे पता चल जाता है कि उन लोगों ने लिंग युन को मार दिया है। और योंगफाई के हाथ में लिंग फैमिली की ब्रोकन सोर्ड देखकर उसे यकीन हो जाता है कि इसे इस लड़के ने ही मारा है।
वो उन सब लोगों से गुस्से में कहता है कि तुम लोग भी आज इसके साथ यहाँ मारे जाओगे और यहीं पे ही दफन होगे। लिंग ज़ीशु यहाँ पर अपनी पावर को बिल्कुल पीक पर ले आता है, जिसके बाद लान फिंग कहता है कि ये अपनी पावर को जितना मैक्सिमम लेवल तक ले जाएगा इसके अंदर जहर भी उतना ही तेजी से फैलेगा, यानी कि इसके पास लाइफ ज्यादा लंबी नहीं है। मगर यहाँ पर योंगफाई कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें तुम्हारे इस भतीजे लिंग युन के पास भेज देता हूँ। ज़ीशु का मुकाबला करने के लिए योंगफाई अपनी फुल पावर को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि लिंग ज़ीशु जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो योंगफाई भी अपनी सोड लेकर उस पर टूट पड़ता है। दोनों ही एक दूसरे से आकर टकराते हैं तो दोनों की पावर से वहां पर इतना जोरदार प्रेशर क्रिएट होता है कि हर एक चीज हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। ये नजारा देखकर ही उन दोनों की पावर का पता चल रहा होता है कि वो दोनों कितनी पावर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर लिंग ज़ीशु वो अपने पंजे को यूज करते हुए योंगफाई के ऊपर बड़े बड़े स्टोन्स थ्रो करता है, मगर योंग बचने की कोशिश करता है तो लिंग ज़ीशु उस पर एक जोरदार फिस्ट के साथ अटैक करते हुए उसे पीछे धकेल देता है। मगर वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं होता। योंगफाई जैसे ही ऊपर देखता है तो योंगफाई के ऊपर फिर से वो जायंट फिस्ट आकर अटैक करती है तो वो फिर से वहां से पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। मगर फुल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा देर तक यूज करने की वजह से लिंग ज़ीशु वो काफी ज्यादा वीक पड़ने लगा था, क्योंकि वो पॉइजन उसकी बॉडी में बहुत ही तेजी से फैल रहा था। और ऊपर से जब योंगफाई उसकी तरफ हमला करने के लिए आता है तो लिंग ज़ीशु दोबारा से अपनी पावर को यूज करते ही योंगफाई पर बहुत सारे नोकीले स्टोन्स की बारिश कर देता है तो योंगफाई वहां से बाल बाल बचते हुए निकल जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर योंगफाई के अंदर भी वो इविल पावर अब कंट्रोल लेना शुरू कर देती है, जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। वो अपनी उस इविल पावर को अपनी उस सोड के अंदर जैसे इंजेक्ट करता है तो उसकी पावर पूरी तरह से नेक्स्ट लेवल तक जा पहुंचती है। ये देखने के बाद यहाँ पर लिंग ज़ीशु भी वो अपनी 5th लेवल की फुल स्ट्रेंथ को शो करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसका पॉइजन कितनी तेजी से फैलेगा। वो योंगफाई के ऊपर बड़े बड़े स्टोन्स की बारिश कर देता है जो कि साइज में कई गुना बड़े होते हैं, मगर योंगफाई उन्हें देखकर बिल्कुल इजीली खड़ा होता है और अपनी सोड के साथ इतना जोर से वार करता है कि वो उन जायंट माउंटेन जैसे स्टोन्स को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। उसकी पावर देखकर लिंग ज़ीशु को भी एक झटका सा लगता है कि ये 4th लेवल का वॉरियर इतना ताकतवर कैसे हो गया। मगर उसकी अपनी बॉडी में जब उसका पॉइजन वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है तो उसे काफी ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है, जिससे लिंग ज़ीशु काफी जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और सब लोगों को पता चल जाता है कि उस पॉइजन का असर अब शुरू हो चुका है। लिंग ज़ीशु की बॉडी में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वहां पे एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और वहां सब लोग देखते हैं कि उसका एक हाथ कट कर उसकी बॉडी से अलग हो गया है और लिंग ज़ीशु की बॉडी से ब्लड भी बहुत ज्यादा निकल रहा है और उसकी बॉडी बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। वो बिल्कुल सूखा ढांचे जैसा बन गया था। अपनी ये हालत देखकर लिंग ज़ीशु गुस्से में बिल्कुल पागल सा हो जाता है और योंगफाई को मारने के लिए उस पर पागलों की तरह टूट पड़ता है। मगर क्योंकि उसका ब्लड काफी ज्यादा बह गया था और वो बहुत वीक हो गया था तो इसीलिए वो योंगफाई को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाता और योंगफाई फिर उसे मारने के लिए फौरन से अपनी सोड निकालता है और उसके साथ अपनी एक्सट्रीम ब्लेड टेक्निक को यूज करता है तो वो टेक्निक लिंग ज़ीशु को हर्ट करती है। इससे पहले ही वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक और बंदे की एंट्री होती है जो कि लिन फैमिली का ही एक वॉरियर था। उस वॉरियर को देखते ही डोंग फेंग कहती है कि जी यान ये भी लिन फैमिली का 5th लेवल का वॉरियर है। तो यहाँ पर योंगफाई कहता है कि बड़ी मुश्किल से एक 5th लेवल के वॉरियर को हैंडल किया था और यहाँ पर एक और आ गया। और वहां पर लिंग ज़ीशु जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ब्लड चाहिए, मुझे ब्लड चाहिए। उसे इस तरह देखकर जी यान उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो लिंग ज़ीशु उस पर हमला करते हुए उसे पीछे धकेल देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से फैल गया था और उसके अंदर से ही डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। देखते ही देखते लिंग ज़ीशु की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होना शुरू होती है और अचानक से एक जोरदार धमाका होता है, जिसके साथ ही लिंग ज़ीशु का काम तमाम हो जाता है और वो वहीं पर ही गिर पड़ता है। ये देखते ही जी यान फौरन से भागते हुए अपने भाई के पास आता है और कहता है कि सेकंड ब्रदर तुम्हें क्या हुआ है। मगर वो देखता है कि वहां पर लिंग युन भी मरा हुआ पड़ा है। ये देखते ही उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी बॉडी से इतनी जोरदार एनर्जी रिलीज करता है कि सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और लिन जी यान वो सब लोगों से कहता है मुझे बताओ कि आखिर इन लोगों को किसने मारा है, मेरे अंकल को किसने मारा और मेरे भतीजे को किसने मारा। तो योंगफाई कहता है मैंने मारा है, मगर लोंगजी कहती है कि नहीं इसे मैंने मारा है। मगर वहां पे मौजूद एल्डर्स कहते हैं कि नहीं इसे हमने मारा है। पूरे के पूरे शेनलान अकेडमी के डिसाइपल्स भी कहते हैं कि हमने मारा है इसे, यानी कि
इसे शेनलैंड अकेडमी ने मारा है। ये सुनने के बाद वो वॉरियर उन दोनों के दोनों डेड बॉडीज को उठाते ही फौरन से एक ड्रैगन के ऊपर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो दोबारा से अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है जो कि 5th लेवल की एनर्जी होती है। जियान यहाँ पर फुल मूड में होता है और उन लोगों में से किसी को भी छोड़ने वाला नहीं था। वो उन सारे डिसाइपल से कहता है कि तुमने इन्हें मारा है तो तुम्हें भी इनके साथ मरना होगा। ये कहने के साथ वो एक जायंट हैंड टेक्निक को यूज करता है जिसके साथ ही वो उन सब लोगों को एक बार में ही कुचलने वाला था। मगर हमें दिखाया जाता है वहां पर अचानक से शेनलैंड अकेडमी के डीन्स भी आ पहुंचते हैं और उस जायंट हैंड को आते साथ ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर वहां पर एक के बाद एक डिसाइपल्स की एंट्री होना शुरू हो जाती है। शेनलैंड अकेडमी के तीनों एल्डर्स भी वहां पे मौजूद थे और उन्होंने अपने सारे के सारे डिसाइपल्स को भी वहां पर इनवाइट कर लिया था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी शेनलैंड अकेडमी ही यहाँ पर आ पहुंची थी। उन लोगों को वहां पर देखकर जियान भी बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है और एल्डर जू कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत जो कि हमारे डिसाइपल्स को मारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमें वहां पर एक व्हाइट फ्लाइंग टाइगर को आते हुए दिखाया जाता है। वो सीधा योंगफे के पीछे आकर लैंड करता है और हमें वहां पर प्रिंसेस चुनियन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। वो योंगफे को डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ अकेले करने की। जियान कहता है मुझे माफ करना, मैं ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। लगता है कि शायद मैंने आपके डिसाइपल्स को ऑफेंड कर दिया है। मगर यहाँ पर डीन जेंग कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें आखिर किसने परमिशन दी है कि तुम इस तरह हमारे डिसाइपल्स को मारने की कोशिश करो। तो यहाँ पर जियान कहता है मेरा भाई और मेरा भतीजा वो आपके डिसाइपल्स की वजह से मारे गए हैं, इसीलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता था। ये कहने के साथ ही वो फिर से अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी रिलीज करता है और सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। मगर यहाँ पर योंगफे आगे बढ़ता है तो लोंगजी उसे रोक लेती है और एल्डर जुओ सब लोगों को शांत होने के लिए कहता है और वो जियान से खुद से कहता है कि तुम्हारे सेकंड ब्रदर और तुम्हारे उस भतीजे ने जो कुछ किया है वो लोग मरना डिजर्व करते थे। ये बात जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है और वो पहले ही अपने भाई और भतीजे की मौत के सदमे में था, ऊपर से यहाँ पर उसके अगेंस्ट ऐसी बातें हो रही थी जिससे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मगर वो अपना गुस्सा निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है और उन एल्डर से कहता है कि डीनू यानमिंग क्या तुम भी मेरे भाई के बारे में ऐसा ही सोचते हो? तो डीनू यानमिंग कहता है कि डीन जुओ ने जो कहा है मेरा भी वही ख्याल है। ये सुनकर जियान वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये तो फिर बिल्कुल अच्छा हो गया, अब मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा और मैं पर्सनली आकर तुम लोगों से इसका हिसाब किताब चुकता करूँगा, मगर फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहने के साथ ही वो अपने भाई और भतीजे को लेकर वहाँ से चला जाता है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उन लोगों ने लिंग फैमिली के एल्डर्स को भगा दिया और इस खेल में उन लोगों की जीत हो गई है। और योंगफे वहाँ पर डीन यानमिंग की तरफ देखता है तो डीन यानमिंग उसे तसल्ली देता है कि तुम टेंशन मत लो। मगर यहाँ पर योंगफे को याद आता है कि उसे मेंगलियार को भी ठिकाने लगाना है तो वो उसकी तरफ चला जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।